हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 8 से चैप्टर नंबर 5। देखिए यहाँ पर आज हम अपने यहाँ न्यायपालिका के बारे में जानेंगे कि हमारे यहाँ न्याय की प्रक्रिया कैसी है और न्याय की प्रक्रिया हमारे यहाँ जो भारतीय लोकतंत्र है उसमें उसकी क्या भूमिका है, उसका के बारे में हम इस अध्याय के तहत में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। शायद आपको ये वाला चित्र याद होगा, शकुंतला देवी का ये चित्र है और आपने इसे पूर्ववर्ती आपकी कक्षाओं में आप इसे पढ़ चुके थे क्लास 6 में। यहाँ पर शकुंतला देवी जो बैठी हैं ये सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों में बैठी हुई हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये फाइल्स हैं, ये क्यों क्या किसकी फाइल्स हैं इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। यानी इनकी एक बेटी थी और बेटी की हत्या कर दी गई, दहेज हत्या में जो है उसके मार दिया गया, दहेज के लिए उसे मार दिया गया। तो न्याय की गुहार लगाने के लिए, न्याय पाने के लिए ये यहाँ पर न्यायालय की चौखट पर बैठी हुई हैं। तो ये इस तरह के मामले आपने बहुत बार देखे होंगे और बहुत बार आपके सामने संज्ञान में आते भी हैं। और अक्सर ऐसा नहीं है कि हम लोग लोकतंत्र का हिस्सा हैं, इसके अलावा हम यहाँ पर न्यूज वगैरह, टीवी चैनल वगैरह देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर तमाम वारदातें हमारे आसपास सामने घटित होती हैं। तो वहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं कि लोग अपने न्याय पाने के लिए, न्याय की गुहार लगाने के लिए कहाँ जाते हैं? न्यायपालिका में जाते हैं। आपने एक फेमस डायलॉग भी सुना होगा, यानी कि हर जगह, हर मूवी में या फिर आम जिंदगी में भी, कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा, आई विल सी यू इन कोर्ट। ये मतलब एक डायलॉग ये सुना होगा आपने कि कोई भी व्यक्ति अगर उसे लगता है कि मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है या मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो उसके लिए मतलब एक लाइन यही होती है, मैं आपको कोर्ट में देख लूंगा। कोर्ट का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास साक्ष्य हैं, आपके विरुद्ध साक्ष्य हैं, प्रॉपर वे में साक्ष्य हैं, तो उन साक्ष्यों के बिहाफ पर यानी कि जो दोषी है उसे सजा मिलेगी। तो यहाँ पर न्यायपालिका लोगों के लिए एक आखिरी उम्मीद की तरह होती है। यानी कि अब चारों तरफ से उनका शोषण हो जाता है, चारों तरफ से उन्हें दबाया जाता है, तब यहाँ पर उनके लिए न्यायपालिका ही एक उम्मीद की किरण की तरह यहाँ पर सामने आती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ न्यायपालिका कैसे कैसे रोल निभाती है, वो हम देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे बताया गया है कि न्यायपालिका की भूमिका क्या है। भूमिका के बारे में यहाँ पे कहानी बताई गई है कि भाई अदालतों ने बहुत सारे फैसले दिए, तो फैसलों के आधार पर उन्होंने ये तय किया कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए। ये खास करके जो आरटीई है उसमें ये दिया हुआ है, अब तो खैर नहीं होती है, फिर भी अब यहाँ पे कानून प्रावधान बना दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा नदियों के बीच पानी के बंटवारे का फैसला देता है, अपराध के लिए लोगों को सजा भी देता है। तो ऐसे करके तमाम काम न्यायपालिका करती है। अब यहाँ पर इसको हमने कैटेगराइज कर लिया है भाई, कौन कौन से काम ये करती है। सबसे पहला काम तो इसका ये होता है कि भाई विवादों का निपटारा, चाहे नागरिकों के मध्य हों, नागरिकों या सरकार के हों, न्यायिक व्यवस्था नागरिक या सरकार के हों, दो राज्य सरकारों के बीच हों या केंद्र या राज्य सरकारों के बीच हों, ठीक है। तो इनका निपटारा करना, इनके बीच अगर कोई विवाद होता है, इनके बीच किसी मुद्दे पर असहमति होती है, असमंजस की स्थिति होती है, तो उसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला विवादों का निपटारा करना, यहाँ तक लिख लेना शॉर्ट में, आप समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात है दूसरा यहाँ पर इसका कार्य क्या है? न्यायिक समीक्षा करना, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर संविधान में आपने पढ़ा है संविधान, और जो लोग नहीं पढ़े हैं मेरे प्रीवियस लेक्चर तो पढ़ा होगा आपने। संविधान में बहुत सारे उपबंध ऐसे हैं जिनकी व्याख्या स्पष्ट नहीं हो पाती है। काफ़ी बार क्या होता है, उनकी भाषा क्लिष्ट होने की वजह से, भाषा की जटिलता होने की वजह से, चाहे अंग्रेजी में उनका कुछ अलग अर्थ था, हिंदी में कुछ अलग अर्थ निकल के आ रहा है, तो ऐसे में वहाँ पर दुविधा की स्थिति अब होती है कि भाई ये वाकई में कहना क्या चाह रहा है। तो संविधान की उन आर्टिकल्स की अंतिम व्याख्या यहाँ पे कौन करता है? यहाँ पर आपकी करता है न्यायपालिका, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से किसको है? न्यायपालिका के पास ही होता है, ठीक है। तो इसी में कि इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो उसे वो रद्द कर सकती है। आधारभूत ढांचा ये शब्द आया है, ये आपने यहाँ पर नए अभ्यर्थी जो है वो नहीं पता होगा। आधारभूत ढांचे का मतलब ये होता है कि संविधान जब बन के तैयार हुआ था, संविधान जब बनाया गया था, तो वहां पर कुछ ऐसे प्रावधान रखे गए थे। प्रावधानों का मतलब ये थे जैसे मौलिक अधिकार हुए, ठीक है, यानी कि आपके मौलिक अधिकार हुए। तो यहाँ पर वर्तमान में कोई सरकार आती है और वर्तमान में कोई सरकार ये आकर ये कहती है कि हम मौलिक अधिकारों को हटा दे रहे हैं, ठीक है। यानी मौलिक अधिकारों का कोई मतलब नहीं है, हम हटा दे रहे हैं मौलिक अधिकारों को। तो चूंकि मौलिक अधिकार संविधान का आधारभूत ढांचा है, ठीक है, यानी संविधान में यहाँ पर उसकी विशेषता है, उसे आप हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि पहले जब बना है संविधान तभी से रखा गया है वो, ठीक है। उनमें परिवर्तन यानी मंजूर नहीं है, उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है लेकिन पूरी तरह से परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वो ही बात बताई गई है कि आधारभूत ढांचे का अगर कोई उल्लंघन करता है, आधारभूत का मतलब ये है कि संविधान में जो प्रदत्त उपबंध हैं, प्रमुख आर्टिकल्स हैं, अगर आप उन्हें खत्म करने की सोच रहे हैं तो वो आप नहीं कर सकते, उस पर न्यायपालिका यहाँ पर एक्शन लेगी, ठीक है। तो इसे न्यायिक समीक्षा के तहत रखा गया है। तो यहाँ पर ठीक है,
यहाँ पर आपने इसमें लिख लिया होगा, तो इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आप सभी को पता है कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। आप सभी को पता है अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के लिए आपको पता होगा आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय के लिए आर्टिकल 226 के तहत। देखिए अभी हम यहाँ पर वैसे बता दिया मैंने, लेकिन अभी नहीं बताना चाहिए था मुझे, क्योंकि अभी बस विस्तार में हम फिर से पढ़ेंगे सब चीज़ें, ठीक है। तो इसके तहत आप जा सकता है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है, एक व्यक्ति थे, आपको पता होगा क्लास 7th में ये चैप्टर था, तो वहाँ पर आपने पढ़ा था हाकिम शेख, जो कि ट्रेन से गिर गए और लगातार गवर्नमेंट के 11 हॉस्पिटल्स में गए और 11 के 11 हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं मिला और एंड में एक प्राइवेट क्लिनिक में, प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। लेकिन बाद में जब ये सही हो जाते हैं तो इन्होंने सरकार के विरुद्ध, सरकार के सरकारी सिस्टम के विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया। तो एंड में यहाँ पर जो है इस मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में हुई। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में कहा कि भाई संविधान का आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 ये है कि भाई इसमें प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है। तो जीवन के मौलिक अधिकार में इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। यानी कि हाकिम शेख के मामले में यहाँ पर अनुच्छेद 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई जो अनुच्छेद 21 ये कहता है प्रत्येक नागरिक को जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है, ये मौलिक अधिकार है हमारा, तो इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी आ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप आपने देखा कि भाई बंगाल सरकार को फिर मुआवजा देने के लिए भी कहा गया कि भाई आप मुआवजा देंगे, ठीक है, यानी हर्जाना भरेंगे आप कि जो कि इन्हें असुविधा हुई उसके लिए, ठीक है, ये बातें आप देख चुकी हैं। तो यहाँ पर इसमें आप अगला पॉइंट नोट कर लेना इसमें, ठीक है, नोट यहाँ पे कर लेना इसमें यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये मुकदमे वगैरह होते हैं ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना कि हाकिम शेख, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना ट्रेन से गिरकर घायल हुए, ठीक है, और ठीक है ऐसे लिख लेना, ठीक है। इनके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद के तहत, यानी इनके मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक नागरिक को जीवन के मौलिक अधिकार दिया गया है, इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है, ठीक है, ये लिख लेना। तो ऐसे करके आपने ये जान लिया यहाँ पर कि न्यायपालिका की क्या भूमिका है, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है कि भाई न्यायपालिका का गठन कब हुआ, कब बनकर तैयार हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें इसकी, ये आप नोट 2 में लिख लेना यहाँ पर। देखिए न्यायपालिका की स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 को की गई थी, ठीक है, यानी हमारा देश उस दिन गणतंत्र भी बना था। पहले के समय, पूर्ववर्ती समय में ये न्यायपालिका जो होती है ब्रिटिश राज में जो न्यायपालिका थी, ठीक है, तो ये पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 से 49 तक रही है। इसकी भांति ये न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था, यानी कि ये न्यायालय पूरी तरह से कहीं ना कहीं संसद के अधीन ही था, संसद के अंदर चलता था। लेकिन 1955 में ये किया गया, ये अपनी बिल्डिंग जो आप देखते होंगे अक्सर टीवी चैनलों पर, ये वाली बिल्डिंग जो है इसमें पहुंच गया, ठीक है, ये बिल्डिंग आपने देखी होगी अक्सर टीवी चैनलों वगैरह में हर जगह, ठीक है। तो यहाँ पर फिर पहुंच गया ये, तो यहाँ पर आप इसे नोट में ये लिख लेना, ये लाइन और इसकी सब पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ विधायिका, ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका है संविधान में। संविधान में इन सभी को दायित्वों का वर्णन किया गया है कि भाई किसका क्या दायित्व होगा। कोई किसी का अतिक्रमण नहीं करेगा, अतिक्रमण का मतलब ये है कि कोई किसी के मामले में जो है हद से ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर संविधान ने पहले डिसाइड कर दी, पहले तय कर दी है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका की भूमिका क्या है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ये दिया गया है कि मान लेते हैं कि न्यायपालिका में जो जज वगैरह होते हैं, जजों की नियुक्ति, ठीक है, ये सब पॉलिटिशियन के हाथ होती, तो क्या होता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि मान लीजिए जो जज होते हैं, चाहे जिला लेवल पर कोर्ट में, चाहे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, अगर उनकी नियुक्ति नेता लोगों के हाथ में होती, यानी पॉलिटिशियंस बोल सकते हैं, उनके हाथ में होती, तो क्या होता है, क्या जज वाकई में हमें जो है यानी कि जो बिना हस्तक्षेप के कोई यहाँ पर कह सकते हैं कोई डिसीजन दे पाते, क्या हमें न्याय दिलवा पाते। तो वही बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है। यानी कि अगर ऐसा होता तो नेता मनमानी तरीके से उन्हें हटा सकते थे। ऐसे में न्यायाधीश वगैरह जो होते हैं उन्हें डर बना रहता कि भाई कहीं हमें ये नेता हमारे लिए हमें हटा ना दें। और मान लीजिए कोई ऐसे केस होते जो नेताओं के विरुद्ध होते तो उनके लिए सुनवाई नहीं कर पाते न्यायाधीश प्रॉपर वे में, ठीक है। तो इसलिए हमारे संविधान में क्या किया गया, न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया, ठीक है। यानी कि आपने सुना होगा शक्तियों का बंटवारा। हमने शक्तियों के बंटवारे के तहत कि किसकी क्या भूमिका होगी, विधायिका क्या करेगी, कार्यपालिका क्या करेगी, न्यायपालिका क्या करेगी, तीनों की भूमिकाएं हमने सेट कर दी संविधान निर्माताओं ने, ठीक है। सबकी अपनी अपनी एक शक्तियां हैं, इनका बंटवारा हो गया है, ठीक है। तो यहां पर लिख लेना इसमें, ठीक है, यहां पर लिख लेना पहला पॉइंट इसी में कि संविधान में, हमारे संविधान में न्यायपालिका को ठीक है पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है,
ठीक है। इस स्वतंत्रता का एक पहलू क्या है, शक्तियों का बंटवारा है, यानी शक्तियों को हमने बांट दिया है। ठीक है, तो इसमें लिख लेना, इसका मतलब ये है, सेकंड सब पॉइंट इसमें करके, इसका मतलब ये है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। ठीक है, ये सरकार के काम में, ये यानी न्यायपालिका के काम में ये लोग दखल, विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की संस्थाएं जो है इसमें दखल नहीं दे सकती। ठीक है, इसके अलावा अदालतें जो हैं वो सरकार के अधीन नहीं है और ना ही सरकार की ओर से ये काम करती हैं। ठीक है, इनका एक अलग ही प्रोसीजर बनाया गया है। तो ये पहला सब पॉइंट और पहले का दूसरा सब पॉइंट आप नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर वही बात कही गई है कि एक बार न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाए, इन्हें हटाना, चाहे उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को हटाना, एक पूरी प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत हटाया जाता है। ठीक है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी यहाँ पर जितना बताया गया है वहाँ पर उतना देख लेते हैं। यानी इनकी हटाने की पूरी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया होती है हटाने की। ठीक है, तो वो बताया गया है कि एक बार हटाना इन्हें मुश्किल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में अदालतों की संरचना कैसी है, यानी हमारे यहाँ अदालतें किस किस स्तर पर हैं। आप सभी को पता है कि हमारा जो मूल भारत है, यानी महात्मा गांधी का जो भारत बोला जाता है वो ग्रामीण भारत माना जाता है। महात्मा गांधी के आदर्शों का भारत अगर देखा जाए तो हम हमेशा ग्रामीण भारत से लेकर चलते हैं। तो अब ऐसी बात है, यहाँ पर न्याय की व्यवस्था भी निचले स्तर से ही होगी, निचले स्तर से अदालतें वगैरह बनाई गई होंगी और निचले स्तर से ही उच्च स्तर तक अदालतें गई होंगी। ठीक है, तो हमारे देश में 3 तरह की अदालतें होती हैं, यानी हमारे देश में 3 अलग स्तर पर अदालतें होती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात करें, यहाँ पर सबसे निचली हमारी अदालत जो होती है वो होती है हमारी जिला अदालत। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेना इसमें सेकंड पहला सब पॉइंट कि निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं। ठीक है, और इन अदालतों में, यानी जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक होता है उन्हें हम अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, अधीनस्थ, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, या फिर यहाँ पर जिला अदालत कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये अदालतें मूलतः यहाँ पर स्थित होती हैं, यानी जिला का मतलब यही हुआ कि एक जिले पर या तहसील पर। ठीक है, ये यहाँ पर होती हैं। यानी कि आप सभी को पता है कि हर राज्य जो होता है जिलों में विभक्त होता है और जिले के हिसाब से हर जिले वहाँ पर एक जिला न्यायाधीश होता है। ठीक है, तो इसी में आप लिख लेना सब पॉइंट करके, इसी में ही, यानी कि प्रत्येक राज्य जिलों में बटा होता है और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। ये इसी में लिख लेना पहले सब पॉइंट में ही। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो आपने देख ली सबसे निचले स्तर पर कौन सी है, यानी कि हमारी अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत है। अगले स्तर पर आती है आपकी राज्य अदालत, क्योंकि राज्यों में जो अदालतें हैं वो इनके ऊपर होती हैं, अधीनस्थ के ऊपर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड सब पॉइंट, प्रत्येक राज्य का अपना एक हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय होता है। यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है, यानी किसी राज्य की सबसे ऊंची अदालत अगर आपसे पूछी जाए तो आप बता देंगे हाई कोर्ट होती है, यानी किसी राज्य की सबसे ऊंची अदालत कौन सी है, हाई कोर्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लिया होगा सेकंड सब पॉइंट। इसके अलावा उच्च न्यायालयों के ऊपर, हाई कोर्ट के ऊपर सबसे ऊपर कौन सा होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम का मतलब ही सुप्रीम है, तो उच्च न्यायालयों से ऊपर क्या है, सर्वोच्च न्यायालय होता है। और यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, जो नई दिल्ली में स्थित है। अब इसी में ही लिख लेना, इसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया, यहाँ पर मुखिया होते हैं। ठीक है, और इनके जो फैसले होते हैं वो देश की बाकी सारी अदालतों को मान्य होते हैं। ठीक है, यानी इनके जो सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं वो उन सबको कौन कौन फॉलो करता है, हाई कोर्ट भी फॉलो करता है और सबऑर्डिनेट कोर्ट को भी फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप पहले का थर्ड सब पॉइंट लिख लेना। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने देख ली किस तरह से हमारे यहाँ भारत में अदालतों की संरचना है, न्याय प्रक्रिया की संरचना कैसी कैसी है। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऊपर है, फिर नीचे हाई कोर्ट है और फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है आपकी यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे करके संरचना है। टॉप पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, राज्यों में क्या है, हाई कोर्ट, और सबसे नीचे जिला लेवल पर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, यानी कि जिला अदालत हैं। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगली बात, यहाँ पर एक बात बताई गई है और उस बात को पहले मैं नोट करवाना चाहूँगा। देखिए, आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़े थे, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, उनमें हमारा 16वां लक्ष्य और है। यहाँ पर ये नोट करके लिख लेना कि सतत विकास लक्ष्य 16वां हमारा जो है शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं हैं। ठीक है, पीस एंड जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, ये 17, यानी कि हमारा जो 17 हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखे हैं उसमें 16वां लक्ष्य यही है हमारा। ठीक है, तो इसे लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसमें आगे बढ़ने से पूर्व हम यहाँ पर कुछ चीज़ें देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बात कही गई है, क्या ये विभिन्न स्तरों की अदालतें जो होती हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, क्या हमारे पास क्या मतलब है। देखिए, वास्तव में हमारे यहाँ जो न्याय की प्रक्रिया है वो एकीकृत न्याय की प्रक्रिया है। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ यूएसए की तरह अदालतें नहीं है कि भाई राज्य स्तरीय कानून अलग है, यहाँ पर संघ का अलग है, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पूरा एकीकृत न्याय प्रक्रिया है। ठीक है, ये भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। मतलब ये है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे सारी अदालतों को मान्य होते हैं। ठीक है,
अगर मान लेते हैं किसी व्यक्ति को ये लगता है कि सबऑर्डिनेट के कोर्ट्स जो है हमारी, उसने हमें सही फैसला नहीं दिया है या फिर हमें जो जजमेंट हमें सुनाया है वो उचित नहीं है, तो हम लोग सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और हाई कोर्ट से भी हमें फैसला मिल गया और हाई कोर्ट का भी फैसला हमें समझ में नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला यहाँ पर सर्वोपरि होगा, ठीक है। तो इसी में सेकंड सब पॉइंट लिख लेना कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत या द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक मुकदमा समझाया गया है। एक मुकदमा ये है कि भाई एक हत्या का मुकदमा है, इसके बारे में बताया गया है कि भाई कैसे कैसे इसकी हत्या हुई, कैसे कैसे क्या हुआ, तो वो बताया गया है, पूरा मुकदमे का जिक्र किया गया है। देखिए मुकदमे का जिक्र करने से पहले कुछ तथ्य हैं वो लिख लेते हैं। मुकदमा का जिक्र होता रहेगा यहाँ पर। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं जो हाई कोर्ट्स की स्थापना कहाँ से हुई, तो ये आप नोट करके आप लिख लेना, ठीक है। यानी कि नोट करके से आप लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट में लिख लेना सबसे पहला पॉइंट कि उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई? 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की ये तीनों प्रेसिडेंसियों में की गई थी, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट का गठन जो हुआ वो 1966 में हुआ। ये पूछा जाता है दिल्ली हाई कोर्ट के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आज की डेट में अगर देखें तो आज की डेट में हमारे यहाँ 25 हाई कोर्ट्स हैं, यानी पूरे देश में हमारे कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ कुछ राज्य ऐसे हैं जो साझा कोर्ट है, यानी जिनके पास अपना अलग से न्यायालय नहीं है, उच्च न्यायालय नहीं है, वो साझा न्यायालय हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना कि हमारे यहाँ बहुत सारे राज्यों में, ठीक है, अपने यहाँ पर लिख लेना कि पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है, ठीक है। इसी में लिख लेना सेकंड पॉइंट में। इसके अलावा दूसरी तरफ 4 पूर्वोत्तर राज्य असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी में उच्च न्यायालय रखा गया है। देखिए ये पूछा जाता है, ये जो है ये पूछा जाता है अक्सर करके, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि पूर्वोत्तर से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये पूछा जाता है कि भाई यहाँ पर जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, ऐसे करके प्रश्न पूछा जाता है। यानी गुवाहाटी हाई कोर्ट में, असम का जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, तो वहाँ पर कौन कौन से राज्य उसमें आते हैं? उसमें 4 राज्य आते हैं, ठीक है। यानी कि असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब गुवाहाटी में आते हैं, यानी गुवाहाटी न्यायालय में आते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें अभी वर्तमान में कुछ नए न्यायालय भी गठित हुए हैं, जैसे आपके 2019 में आंध्र प्रदेश में अमरावती और तेलंगाना हैदराबाद में अलग अलग उच्च न्यायालय हुए, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश वाला, अमरावती वाला ये यहाँ पर बढ़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप थर्ड पॉइंट आप लिख लेना यहाँ पर कि 1 जनवरी, ठीक है, 2019 से आंध्र प्रदेश ब्रैकेट में अमरावती और तेलंगाना हैदराबाद में अलग अलग उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। ऐसे करके हमारे यहाँ संख्या कितनी होगी? 25 हो गई। अब देखिए न्यायालय की जो आप देखते होंगे, जो न्यायालय होते हैं वो कहीं किसी एक जिले में या फिर आपके राजधानी में, खास करके राज्यों की राजधानी में स्थित होते हैं। अब वो अलग बात है, यूपी में अपवाद है, ठीक है। यूपी में कहाँ है? प्रयागराज में है। तो ये कुछ अपवाद भी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर जगह जो न्यायालय हाई कोर्ट वगैरह हो वो राज्यों की राजधानी में ही हो, ठीक है। अपवाद भी है। तो उसके लिए एक विकल्प के तौर पर एक व्यवस्था की गई, वैकल्पिक व्यवस्था ये की गई है कि इनकी बेंच बना दी गई है, ठीक है। यानी कि लोगों को मुश्किल ना हो, लोगों को जाने आने की दिक्कत ना हो, तो इसके लिए राज्यों में उनकी 2-3 जगह बेंच बना दी गई हैं, ठीक है। और बेंचों की सुनवाई पूरी प्रक्रिया जैसे हाई कोर्ट में होती है, सेम प्रक्रिया वही होती है, ठीक है। तो न्यायालयों की राज्य में अन्य हिस्सों में क्या होती है? खंडपीठ होती है, जिन्हें हम बेंच के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चौथा पॉइंट नोट कर लेना, न्यायालयों की राज्य में अन्य हिस्सों में खंडपीठ भी हैं, यानी बेंचेस भी हैं। और बेंचेस का उद्देश्य यही है कि लोगों को सुगमता पूर्वक न्याय मिल सके। यानी बहुत सारे लोग मान लेते हैं कोई व्यक्ति अगर मेरठ रह रहा है, जैसे यूपी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोई व्यक्ति मेरठ रह रहा है, ठीक है, या फिर आपके अलीगढ़ या बुलंदशहर में है, अब उल्टा प्रयागराज जाए तो उसे बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसके लिए आसपास में अगर न्यायालय होगा तो हाई कोर्ट होगा तो अपना जो केस यहाँ पर निपटवा सकता है, वो केस यानी कि वहाँ पर फाइल कर सकता है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं, यानी यहाँ पर खंडपीठें बनाई गई हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक यूपी का एग्जाम्पल लिया, कहीं और के भी एग्जाम्पल हो सकते हैं ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पर मुकदमा। ये तो आपने नोट करके ये 4 पॉइंट यहाँ पे हाई कोर्ट के बारे में लिख दिए। अब जो मुकदमा है, देखिए यहाँ पर ये चित्र दिखाए गए, ये पटना हाई कोर्ट का है, ये आपके कर्नाटक हाई कोर्ट का है, ठीक है, ये आपके मद्रास हाई कोर्ट का है, ठीक है। अब बात करते हैं उस मुकदमे की। मुकदमे में क्या था, क्या मुकदमे का क्या क्या निकल के आया निष्कर्ष, वो देखते हैं। देखिए मुकदमा एक है यहाँ पर दिल्ली प्रशासन के अंतर्गत मुकदमा है ये, या राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार और अन्य का मुकदमा है, जो कि निचली अदालत से सर्वोच्च अदालत तक लड़ा गया है, यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट से लेकर ये सुप्रीम कोर्ट तक गया है, ठीक है। यानी इसलिए यहाँ पर जिक्र किया गया है। देखिए यहाँ पर 1980 का एक मैं यहाँ पर फरवरी के महीने में लक्ष्मण कुमार व्यक्ति हैं, इनकी शादी हो जाती है 20 वर्षीय सुधा गोयल से, ठीक है। और ये दिल्ली के एक फ्लैट में रहते हैं।
अब यहाँ पे क्या होता है कि उसी साल, यानी कि पूरी 1 साल भी नहीं हो पाती है पूरी, उसी साल 2 दिसंबर 1980 को इनकी पत्नी सुधा जो है 20 साल की उम्र में ही मौत हो जाती है। और सुधा के घर वाले क्या करते हैं, अदालतों में मुकदमा फाइल कर देते हैं। मुकदमा फाइल हो जाता है तो वही प्रक्रिया होती है निचली अदालत वाली कि भाई गवाह बुलाए जाते हैं। तो गवाह के तौर पर इनके अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, तो उन्हें बुलाया जाता है, उनसे बयान लिए जाते हैं। तो एक पड़ोसी बयान देता है कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने इनके यहाँ से चीख पुकार सुनी है, चीखें सुनी, ठीक है। तो फिर बाद में वो कहता है कि भाई मैंने बलपूर्वक इनके घर में एंट्री की, वहां मैंने देखा सुधा की साड़ी में आग की लपटें उठ रही थी, ठीक है। और सुधा को एक बोरे और कंबल की सहायता से मैंने उनकी लपटों को बुझाया, ठीक है। और वहां पर मैंने देखा कि भाई उसकी सास जो थी शकुंतला, उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला था उसने, और लक्ष्मण कुमार ने ये आग लगाई थी, ठीक है। इसने ये अपना मत दिया, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा पड़ोसी ये तब तक कहता है यहाँ पर कि भाई मैंने देखा था उस साल 1980 में कि ससुराल वाले, सुधा के ससुराल वाले जो थे उसके साथ अक्सर मारपीट किया करते थे, और दहेज के लिए, ठीक है, नहीं पहले बच्चे पैदा होने पर उन्हें एक बड़ी रकम, एक स्कूटर और फ्रिज दिया जाए, इस दहेज की मांग भी करते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, डिफेंड में क्या करती है लक्ष्मण जो है, जो कि यहाँ पर जो दोषी अभियुक्त है, तो वो क्या करता है, यहाँ पर बचाव में कहता है कि नहीं, यानी लक्ष्मण की माँ कह रही है लक्ष्मण कि भाई सुधा दूध गर्म कर रही थी, उसकी साड़ी में आग लग गई, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है कि आग लग गई। इन सभी बयानों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने ये फैसला दिया, ठीक है, कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसने फैसला दिया कि भाई यहाँ पर ये तीनों लोग दोषी हैं। इसमें लक्ष्मण दोषी है, उसकी माँ शकुंतला देवी दोषी है, और लक्ष्मण का बड़ा भाई यानी कि सुधा का जेठ सुभाष चंद्र यहाँ पर दोषी है। तीनों को इन्हें मौत की सजा सुनाई। अब क्या है भाई, अपील करना इनका अधिकार है, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। अभी सबऑर्डिनेट कोर्ट से कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट में गए, तो हाई कोर्ट में फैसला जाता है 1980 से। अब देखिए यहाँ पे पहले टाइम ड्यूरेशन देखेंगे हम लोग, यानी 1980 से अब 83 में पहुंच गए, ठीक है, यानी लगभग 3 साल निकल गए, ठीक है, लगभग 3 साल निकल गए। 1983 में क्या आ जाता है, नवंबर के महीने में आरोपियों ने हाई कोर्ट में अपील दायर की, तो दोनों तरफ के वकीलों में तर्क चले, और तर्क के बाद यहाँ पे एक निष्कर्ष निकला कि सुधा की मौत जो थी वो दुर्घटना हुई, ठीक है, यानी मिट्टी के तेल के जलने वाले स्टोव से जली थी, क्योंकि उस समय मिट्टी के तेल के जो स्टोव होते थे प्रयोग में लाए जाते थे। तो ऐसे करके हाई कोर्ट ने क्या किया, इन तीनों अभियुक्तों को बरी कर दिया, यानी कि लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र तीनों को बरी कर दिया। अब चूंकि उस समय महिला आंदोलन जो था उग्र रूप ले रहा था, क्योंकि ये घटनाएं, ये तो केवल एक सुधा की घटना नहीं थी, हजारों महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं जो पढ़ी लिखी महिलाएं थी, समाज की जागरूक महिलाएं थी, तो वो आगे बढ़कर आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि भाई अगर हमारे साथ महिलाओं के साथ ज़्यादा ज्यादती होती रहेगी तो कैसे न्याय मिलेगा उन्हें। तो यहाँ पर सरकार को भी दबाव था, एक सरकार की तरफ भी एक दबाव था, ठीक है, कि भाई कैसे भी करके इनके लिए कानून वगैरह बनाना है। तो यहाँ पर एंड में क्या होता है कि भाई ये जब इतना ज़्यादा केस हाईलाइट हो गया, चूंकि राजधानी का केस था और हाईलाइट बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो एंड में यहाँ पर लोग जो थे इसे यह अपील इंडियन फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स नामक संगठन की तरफ से कहाँ पर दायर की गई, सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। यानी हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध ये अपील कहाँ गई, सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। यानी हाई कोर्ट से ये लोग संतुष्ट नहीं हुए, ठीक है। अब ऐसे करके यहाँ पर आप देखते होंगे, यानी 1980 में डेथ हुई है, 1985 में पहुंच गए। तो 1985 में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण और उसकी माँ भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई की, ठीक है। वकीलों के तर्क सुने गए, तर्क सुनने के बाद ये फैसला निकला कि भाई इसकी माँ दोषी पाया गया, लक्ष्मण और उसकी माँ को, लेकिन उसका जो भाई है यानी कि लक्ष्मण का भाई या फिर सुधा का जेठ, ये यहाँ पर बाहर निकल आया, ठीक है। तो ऐसे करके यानी कि इसके खिलाफ सबूत नहीं मिले तो इसे बाहर छोड़ दिया। तो ऐसे करके सर्वोच्च न्यायालय ने इन दो दोषियों को, किस किस को, लक्ष्मण को और उसकी माँ को यहाँ पर उम्र कैद की सजा सुनाई, ठीक है। तो ये तो थी यहाँ पर एक न्यायालय की प्रक्रिया जो कि आपने देखी कि किस तरह से यहाँ पर न्यायालय यहाँ पर कार्य कर रहा है, किस तरह से न्यायालय की प्रक्रिया में यहाँ पर आगे बढ़ रही है, ठीक है। यानी कि व्यक्ति मान लीजिए सबऑर्डिनेट कोर्ट से संतुष्ट नहीं है, हाई कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है, आपने ये नोटिस किया कि लगभग एक फैसले को यहाँ पे कंप्लीट होने में, यानी कि लगभग, ठीक है, चूंकि यहाँ पर तो जो महिला संगठन थे उनका दबाव था, इस वजह से ये यहाँ पे फैसला थोड़ा आगे प्रोसीड हो गया, तो इसे 6 साल लग गए, ठीक है। अब एक आम आदमी की आप कल्पना कीजिए कि आम आदमी को कितना टाइम लगता होगा। हकीकत यही है कि भाई आज हमारी न्यायपालिका जो है बहुत ही ज़्यादा धीमी, हद से ज़्यादा धीमी है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर वही प्रक्रिया चलती है, सबऑर्डिनेट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और उसी के चक्कर में तमाम गवाह, तमाम सबूत जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और दम तोड़ देते हैं, और इसलिए न्याय नहीं मिल पाता है। देखिए मेरी बातें, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मेरी बातें देखिए, जब मैंने जो आपकी लक्ष्मीकांत पॉलिटी पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मुझे कुछ लोगों ने अभद्र भाषा भी प्रयोग की मेरे साथ कि अरे आप तो संविधान का मजाक उड़ाते हो, ये करते हो। देखिए मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ,
हकीकत सुनना सीखिए। हकीकत यही है। आप एक आम आदमी, आपने तमाम मुझे दलील लोगों ने बताए कि अरे ऐसा नहीं है, ये भी होता है, ये भी होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है, आप गलत बता रहे हो, लेकिन हकीकत यही है। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक बहुत चर्चित एग्जांपल ले लेता हूँ, निर्भया कांड वाला। ठीक है, दिल्ली गैंगरेप वाला जो कांड है, निर्भया कांड। ठीक है, तो निर्भया को जो सजा निर्भया के दोषियों को मिल पाई, लगभग 7-7.25 साल के बाद सजा मिल पाई। और सजा मिलने में भी उसे सजा इसलिए मिल गई, यानी इनके दोषियों को सजा इसलिए मिल गई क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का मामला था और मीडिया की सुर्खियों में पहुंच जाता था, सरकार पर भी दबाव था, न्यायपालिका का भी दबाव था, यानी अक्सर मीडिया चैनलों पर न्यायपालिका पर सवाल उठाए जाते थे। तो इसलिए लगभग 7 साल के बाद ये मामला सॉर्ट आउट हो पाया। इसमें भी एक बहुत बड़ा पेच था। अगर मान लेते हैं इनके जो वकील थे, अगर वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उनका मुकदमा फाइल करवा देते तो इन्हें सजा नहीं हो पाती। ये आप अगर थोड़ा इसका एनालिसिस पढ़ें, जो अभी आपके हाल ही फिलहाल में घटित घटना है, इसका अगर एनालिसिस उठा के देखेंगे तो यही निष्कर्ष आएगा। अगर इनका जो मुकदमा था इंटरनेशनल कोर्ट में अगर चला जाता तो इन्हें सजा नहीं मिल पाती, इन्हें फांसी के तख्ते पर नहीं पहुंच पाते। तो ये क्या है, यानी इतना लंबा संघर्ष समय क्यों चला? क्योंकि ये प्रक्रिया जो हमने बना रखी है कि भाई निचली अदालत, उसके ऊपर अदालत, फिर उससे ऊपर अदालत, ठीक है, और उसके बाद फिर राष्ट्रपति के पास, तो इस प्रक्रिया में सालों का टाइम लग जाता है। और उस सालों के दौरान तमाम ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, तो वो केस नहीं लड़ पाते हैं और ऐसे में न्याय नहीं मिल पाता है। तो देखिए, इस बात को मैंने जिक्र किया था, यानी लक्ष्मी गांधी पॉलिटी में भी, वहाँ भी लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी। देखिए, अच्छी आपको लगे या ना लगे, लेकिन सत्य यही है, आपको मानना पड़ेगा। आज आप जो मुझे दलीलें ये देते हैं कि नहीं तमाम संगठन है, सहयोग वाले संगठन है, ये सहायता करते हैं, देखिए वो कुछ मामलों में सहायता की जाती है, हर मामले में नहीं की जाती है। ये बात आप समझनी पड़ेगी आपको। देखिए, निर्भया वाले आज जो निर्भया वाला कांड, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि निर्भया के साथ जो है गलत नहीं हुआ, निर्भया के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ, लेकिन देश में लाखों निर्भयाएं ऐसी पड़ी हैं जिनके साथ ये जो है दुष्कृत्य हुए हैं, लेकिन उन्हें न्याय आज दिन तक नहीं मिल पाया है। और आप खुद उठा के देखिए और आप ये पाएंगे कि हमारे देश में जो यहाँ पर रेप पर फांसी कितनी हुई है, आप उठा के देखिए। ठीक है, यानी कि 2004 में आपको जो है यहाँ पर रेप पर एक फांसी मिलेगी धनंजय चटर्जी की, उसके बाद यहाँ पर ये वाली फांसी हुई है ये वाली सन 2020 में। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ लगभग 17 साल बाद ये फांसी एक हुई है 4 लोगों की रेप के ऊपर, इसके बीच में एक भी फांसी नहीं हुई। तो आप सोच सकते हैं क्या इतने इस बीच में क्या हमारे यहाँ क्राइम नहीं हुआ, क्या हमारे यहाँ क्या महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ, क्या हमारे यहाँ महिलाओं के साथ दुष्कृत्य नहीं हुए? फिर ऐसा क्यों है कि 17 साल तक भी फांसी क्यों नहीं हुई? ठीक है, ये सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, मैं आप लोगों को इसलिए सोचने पर बल देता हूँ, आप लोगों से कहता हूँ कि थोड़ा आप यूपीएससी लेवल से तैयारी कर रहे हो तो आप इतना तो अपना माइंड ब्रॉड कीजिए। देखिए, मैं मानता हूँ कि आप लोग कुछ लोग संविधान प्रेमी भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं संविधान को जो है कहते हैं संविधान में गलतियां भी हैं। तो देखिए, यहाँ पर मेरा जो रवैया होता है वो समालोचनात्मक प्रवृत्ति का होता है। अच्छी बातें हैं तो हम एक्सेप्ट करेंगे, गलत बातें हैं तो उनका विरोध भी करेंगे। ठीक है, नहीं, अध्यापक से यही अपेक्षा की जाती है, सत्य जो है उसका फेवर कीजिए। ठीक है, यानी कभी भी किसी का अगर हमें मूल्यांकन करना है तो समालोचनात्मक वे में कीजिए। आलोचनात्मक मैं नहीं करता हूं, मैं समालोचनात्मक। अच्छाइयां हैं, अच्छाइयों को ऐड भी करूंगा, बुराइयां हैं, बुराइयां बताऊंगा भी, लेकिन वो आप पर निर्भर करता है कि आप लोग इतना हाइपर हो जाते हैं, इतना ज़्यादा यानी एग्रेसिव हो जाते हैं मेरे ऊपर, गालियां तक दे देते हैं कमेंट में। अगर अरे आप तो मजाक उड़ाते हो, मजाक मैं नहीं उड़ाता हूँ, ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। वरना उठा के आप आंकड़े देख लीजिए, मैं तो एनालिसिस किया हुआ है मेरा आंकड़ा, लेकिन आप अगर आपने उठा के नहीं देखा तो आप उठा के देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर आगे सॉरी, ठीक है, देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो अधीनस्थ न्याय अदालतें होती हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं, इन्हें अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। ठीक है, इन्हें जैसे ट्रायल कोर्ट या जिला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय आदि नामों से इन्हें बुलाया जाता है। ये नोट में आप लिख लेना। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स सबसे निचले स्तर पर होती हैं, जिला लेवल पर होती हैं उन्हें। ठीक है, तो ये आप लिख लेना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि विधि व्यवस्था की, कानून व्यवस्था की कौन कौन सी शाखाएं हैं, यानी किन किन के तहत हमें जो है मामलों की सुनवाई होती है, किन किन के तहत उन्हें सजा सुनाई जाती है। देखिए, हमारे यहाँ विधि व्यवस्था में 2 तरह के मामले रखे गए हैं। ठीक है, यानी फौजदारी और दीवानी कानून, 2 तरह के हमारे यहाँ कानून है। यानी फौजदारी वाले आपराधिक प्रवृत्ति में आते हैं और दीवानी कानून आते हैं सिविल लॉ। ठीक है, 2 तरह के हमारे यहाँ कानून रखे गए हैं। ठीक है, तो ये हेडिंग आप डाल लेना कि विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेना कि फौजदारी कानून के अलावा हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून या सिविल लॉ से संबंधित मामलों को भी देखती है। ठीक है, अब ये टेबल जो है ये आपको टेबल बनानी पड़ेगी, फौजदारी कानून कौन से होते हैं और दीवानी कानून कौन कौन से होते हैं, ये आप टेबल बना लेंगे तो आप यहाँ पर आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि भाई फौजदारी में ऐसे कानून आते हैं या फिर ऐसे जो है क्रियाकलाप आते हैं जिन्हें कानून में अपराध माना गया है, जैसे चोरी हुआ, दहेज के लिए औरत को तंग करना, हत्या हुआ, तो ये फौजदारी में आ गए।
ठीक है। दीवानी में क्या आ गए कि भाई इनका संबंध क्या होता है, व्यक्ति विशेष के अधिकारों का उल्लंघन या अवहेलना से होता है। जैसे मान लेते हैं किसी जमीन की बिक्री में हेराफेरी हो गई, चीज़ों की खरीदारी में कुछ हेराफेरी हो गई, किराएदार से झगड़ा हो गया, तलाक का मामला है, ठीक है, या फिर मानहानि वगैरह के केस वगैरह हैं वो इसमें आ जाते हैं, ठीक है, दीवानी कानून में। यहाँ पर क्या होता है, फौजदारी मामलों में, आपराधिक मामलों में सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर FIR लिखवाई जाती है, प्राथमिकी, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जिसे कहते हैं, वो दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस जो होती है वो मामले की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करवाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दीवानी कानून के तहत कोई व्यक्ति डायरेक्ट न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है, और मामला अगर किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है, यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पर आप इसमें लिख लेना कि प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में याचिका दायर की जाती है दीवानी कानून में, ठीक है, कि भाई मेरे साथ ये दुर्व्यवहार हुआ, ये हुआ, आप इसकी जांच करवाइए, ठीक है, ऐसे करके। अगली बात ये है, यहाँ पर फौजदारी में अगर मान लीजिए यहाँ पर दोषी पाया जाता है व्यक्ति तो उसे जेल भेज दिया जाता है और जुर्माना भी लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, चूंकि दीवानी कानून है ये, तो यहाँ पर अदालत राहत की व्यवस्था भी करती है। चूंकि किराएदारों से संबंधित विवाद वगैरह हैं तो भाई यहाँ पर ऐसे ही प्रावधान करती है कि मान लेते हैं भाई कोई किराएदार हो, मान लेते हैं बेघर है वो, उसके पास कोई साधन नहीं है, तो अचानक से उसे बेघर भी नहीं किया जाए, तो इस तरह की यहाँ पर लचीलापन यहाँ पे थोड़ा दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राहत की व्यवस्था भी की जाती है इसमें, ठीक है। यानी अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत यह आदेश कर सकती है किराएदार मकान को खाली करे और बकाया किराया चुकाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये थर्ड पॉइंट इतना लिख लेना केवल। आगे बढ़ते हैं, ये तो आपने देख ली कि हमारे यहाँ विधि की कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, कौन कौन सी शाखाएं हैं, हमारे यहाँ फौजदारी और दीवानी कानून वाली हैं, ठीक है। फौजदारी का मतलब हो गया आपराधिक और दीवानी का मतलब हो गया सिविल लॉ, ठीक है। सिविल का मतलब नॉर्मल आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर अगली हेडिंग है, क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है। ये बड़ी सोचने वाली बात है, यानी कि यहाँ पर बड़ी सोचने वाली बात है कि हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है। हम तो कहते तो बड़े आसानी से देते हैं, आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं आपको कोर्ट में देख लूंगा, आपको कोर्ट में घसीट लूंगा, ये बड़ा फेमस डायलॉग है, ठीक है। लेकिन क्या वास्तविकता में हर आदमी जा पाता है न्यायालय में? नहीं जा पाता है। न जा पाने का रीज़न ये है कि भाई न्याय प्रक्रिया चूंकि इतनी महंगी है, हद से ज़्यादा महंगी है। वकीलों की फीस, यानी सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की अगर फीस की बात करें तो आज की वर्तमान डेट में यानी 2 लाख रुपए से स्टार्ट होती है नॉर्मल से नॉर्मल वकील की, सुप्रीम कोर्ट के वकील की, और करोड़ों रुपए तक में जाती है, ठीक है। यानी देश में ऐसे ऐसे वकील भी पड़े हैं जिनके नाम अगर मैं बता दूंगा तो उनकी फीस अगर आप देखें तो करोड़ों रुपए में फीस है। जैसे हरीश साल्वे का नाम होगा, राम जेठमलानी हुए, तो ये कुछ फेमस वकील हैं, ठीक है। यानी कि राम जेठमलानी तो अब नहीं रहे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वकील हैं जिनकी फीस करोड़ों रुपए में है, ठीक है। और ये लोग ऐसे भी हैं, जैसे आपने देखा होगा दामिनी मूवी जो थी, कि दामिनी में सनी देओल का रोल कितना फेमस हुआ था वकील के रूप में, तो दामिनी में चड्डा जो थे वो हारते नहीं थे केस, ऐसे इसी टाइप के वकील हैं, ठीक है। तो ऐसे भी हमारे यहाँ वकील पड़े हैं। तो यहाँ पर निकल के निष्कर्ष ये आता है कि क्या सभी नागरिक जा पाते हैं? नहीं जा पाते हैं, ठीक है। यानी भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, लेकिन अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार भी है, ठीक है। लेकिन वास्तव में क्या है, वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना काफ़ी मुश्किल साबित होता है। हकीकत बात यही है। पहली बात यह है कि न्याय प्रक्रिया बहुत लंबी चलती है। मान लीजिए 6 साल तक केस जो है कोर्ट में चला, ठीक है, यानी हाई कोर्ट में चला या फिर जिला स्तर पर चला। जिला स्तर पर चलेगा तो मान लेते हैं भाई व्यक्ति पहुंच गया अदालत में जाके, ठीक है, वहां पर अपना जो कोर्ट केस है उसमें हैंडल किया और लौट आया, ठीक है। अब हाई कोर्ट है, अब मान लीजिए व्यक्ति, मैंने बताया भाई मेरठ का व्यक्ति है, अब वो प्रयागराज हाई कोर्ट में चल रहा है, तो क्या वो जा पाएगा? बार बार नहीं जा पाएगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर एक टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, यानी कभी कभी पूरा दिन निकल जाता है और सुनवाई नहीं हो पाती है। तो ऐसे में गरीब आदमी कैसे सर्वाइव कर सकता है? गरीब आदमी नहीं कर पाएगा, ठीक है। यानी कानूनी प्रक्रिया में न केवल काफ़ी पैसा और कागजी कार्रवाई की जरूरत पड़ती है, बल्कि उसमें बहुत समय भी लगता है। यही हकीकत है। यानी आज के टाइम में जो गरीब आदमी है और जो व्यस्त आदमी है वो उनसे बचना चाहता है। कोर्ट में मुकदमा से लगता है कि भाई कहाँ कानूनी पछड़े में पड़ जाएंगे, या साबित करने में 5 से 6 साल निकल जाते हैं। और हकीकत बात यही है कि तारीख पर तारीख चलती रही है, मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला है, ठीक है। तो ये डायलॉग जो है हमेशा प्रासंगिक रहा है और आगे भी प्रासंगिक रहेगा। और आपको पता है ये डायलॉग किसका है? ये सनी देओल जी का डायलॉग है, ठीक है, दामिनी मूवी से ही है। तो बहुत फेमस हुआ था। और ये हमेशा जब भी कोई आदमी जो है पीड़ित होता है, प्रताड़ित होता है न्यायपालिका के व्यवहार से, तो उसके माइंड में यही डायलॉग आता है कि तारीख पर तारीख मिलती रही है। तो हकीकत यही है कि तारीखों पर तारीखें होती रहती हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल पाता है। इस चक्कर में तमाम जो लोग होते हैं वो न्याय प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाते, गरीब लोग नहीं पहुंच पाते। हालांकि प्रावधान यहाँ पर यह भी किया गया है कि भाई जनहित याचिकाओं का प्रावधान किया गया, लेकिन उसका कितना रिजल्ट है वो भी मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो कुछ पॉइंट आप लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कि सिद्धांत है भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना काफी मुश्किल साबित होता है,
ठीक है। इसी में सब पॉइंट कि कानून प्रक्रिया में न केवल पैसा और कागजी कार्रवाई की जरूरत पड़ती है बल्कि उसमें समय भी बहुत लगता है। ये हकीकत है। यानी हमारे यहाँ कोई भी कितना भी फास्ट से फास्ट मुकदमा हो उसे 2 से 3 साल बड़े आराम से लग जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब देखते हैं यहाँ पर अगली यहाँ पर एक विधि निकाली गई है कि गरीब लोगों के लिए न्याय कैसे मिले या फिर ये कैसे हो। इसके लिए यहाँ पर जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का प्रावधान रखा गया है। अब चूंकि काफ़ी सारे जो संविधान प्रेमी हैं, काफ़ी सारे लॉ प्रेमी हैं, वो PIL को बहुत बड़ा मानते हैं। ठीक है, कि PIL है, PIL से ये हो जाएगा, गरीबों को न्याय मिल जाएगा। देखिए PIL का उद्देश्य क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि पूरे समूह का यहाँ पर जो जुड़ाव हो उसे देखा जाता है। किसी व्यक्ति विशेष के लिए अदालत में नहीं जाया जाता है। अगर आप थोड़ा इसे डीपली में उठा के देखेंगे तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए PIL फिल नहीं की जाती है, यानी पूरे समुदाय को दिखाया जाता है कि भाई इस समुदाय में ये घटनाएं इसके लिए हो रही हैं, या फिर पूरा समाज में ये वर्ग है, इस वर्ग के साथ ये हो रहा है, यानी पूरे वर्ग का यहाँ पर प्रावधान हो तो आप जा सकते हैं PIL के तहत। हर किसी इंडिविजुअल के लिए PIL फाइल नहीं हो सकती है। और दूसरी बात यह है, अगर आप थोड़ा किताबों को स्टैंडर्ड किताबें पढ़ेंगे तो आप देखेंगे आज की डेट में PIL जो है ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन बन गई है, यानी कि पूरी तरह से राजनीतिक रूप से ये प्रभावित हो गई है। यानी कि जो PIL वगैरह फाइल की जाती है वो राजनीतिक रूप से यानी कि छीटाकशी करने के लिए, राजनीतिक रूप से टांग खींचने के लिए PIL फाइल की जाती है। ये हकीकत भी है, अगर आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो यही बात सही भी है। ठीक है, तो यहाँ पर बात कही गई है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिख लेना कि गरीब आदमी के लिए थर्ड पॉइंट में, सॉरी ये थर्ड पॉइंट आएगा, कौन सा पॉइंट आएगा, मैं पॉइंट भूल जाता हूँ बार बार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ यही सेकंड पॉइंट आएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेना कि गरीब आदमी के लिए अदालत में जाना और इंसाफ पाने की उम्मीद करना बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, यानी गरीब आदमी के लिए अदालत में जाना और इंसाफ पाने की उम्मीद जो है उसके लिए बहुत ही मुश्किल होती है। इसी में सब पॉइंट, इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL की व्यवस्था विकसित की थी। ठीक है, इसमें होता क्या है, होता यही है कि भाई इसमें जो संस्थाएं हैं, तमाम जैसे संस्थाएं हैं, गरीबों के हितों से जुड़ी हुई, महिलाओं के अधिकारों से जुड़ी संस्थाएं हैं, तो महिलाओं से रिलेटेड मुद्दे होती हैं उन्हें लेकर जाती हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक लेके जाती हैं, यानी अपने ओर से पैसा खर्च करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है वही बात, सेकंड सब पॉइंट इसमें नोट कर लेना कि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति, ठीक है, संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, ये कहाँ का दायर की जा सकती है, इसमें थर्ड सब पॉइंट, ये केवल और केवल आपकी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। इसके अलावा आज की डेट में ईमेल के माध्यम से, जीमेल के माध्यम से भी याचिकाएं डाली जाती हैं। ठीक है, यानी अब सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र, तार, टेलीग्राम को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। ठीक है, तो ये सेकंड के 4 सब पॉइंट हुए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा। पहली बात देखिए, कुछ चीज़ें हैं, हम अगर ब्रॉड लेवल पर सोचें और ब्रॉड लेवल पर जाने हैं, देखिए जनहित याचिकाएं जो हैं, जनहित याचिकाओं में लोग उन मुद्दों पर फोकस करते हैं। अगर आपने मूवी एक देखी होगी जॉली LLB, ठीक है, आपने नहीं देखी है तो देख लेना, जॉली LLB मूवी है, आप पहली फर्स्ट मूवी, सेकंड मूवी मत देखना, पहली वाली देखना। उसमें पाएंगे कि भाई एक वकील होता है, एक PIL फाइल कर देता है, उसके जरिए उसे मीडिया का फुटेज मिल जाता है। ठीक है, यानी कि वो केस जीत गया, मीडिया का फुटेज मिल गया, मीडिया का फुटेज मिल गया तो भाई उसका बिजनेस बढ़ गया, बिजनेस बढ़ गया, मतलब लोग अब आएंगे उसके पास कि न्याय के लिए, करे भाई ये तो वकील जीत गया केस, तो उसके पास आएंगे। तो ऐसा ही आपकी भारतीय अदालतों में भी होता है। तमाम PIL तो ऐसे फाइल की जाती हैं, उनका उद्देश्य यही होता है। मान लीजिए कोई वकील कोई केस जीत गया, ठीक है, जीतने के उपरांत क्या होता है कि भाई क्या होता है, उसका नाम हो जाता है कि हाँ भाई ये फलाने वकील ने केस लड़ा और ये वकील हमेशा जीतते ही हैं। ठीक है, तो इसलिए भी हमारे यहाँ तमाम PIL फाइल कर दी जाती हैं। यहाँ पर पहला एस्पेक्ट मैंने यहाँ पर ये वाला बताया। दूसरी बात ये होती है PIL फाइल करने के पीछे भी, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, न्याय प्रक्रिया में इतना आसान नहीं होता है कि आप जितना यहाँ पे बताया गया कागजों में। देखिए हमेशा आप ध्यान रखना, कोई जो कागजों में जो चीज़ें चलती हैं वो रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल में बिल्कुल अलग होती हैं, प्रैक्टिकल बिहेवियर में बहुत अंतर होता है। ठीक है, यानी तमाम जनहित याचिकाएं डाली जाती हैं, तमाम जनहित याचिकाएं पेंडिंग में पड़ी रह जाती हैं, सुनवाई तक नहीं हो पाती है कभी कभी। ठीक है, यानी वर्तमान परिप्रेक्ष्य, आप वर्तमान परिदृश्य देख सकते हैं। जैसे अभी मैं आपके सामने कोरोना पैंडेमिक के दौरान एक एग्जाम्पल ले सकता हूँ। PIL फाइल की गई मजदूरों के लिए, ठीक है, कि मजदूरों को उनको घरों तक पहुंचाया जाए, उनके किराया माफ करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तक नहीं हो पाई। ये आपके सामने एक बहुत ही यानी कि शर्मिंदगी भरा एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं और आप खुद उठा के देख सकते हैं, राष्ट्रीय दैनिक जागरण का संस्करण उठा के देख सकते हैं। यानी बहुत बात तक सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर, अभी गुजरात हाई कोर्ट का डिसीजन आया कुछ दिन बाद कि भाई एक तरफ का तो किराया माफी कर दो आप श्रमिकों का। तो आप खुद सोच सकते हैं कि तमाम जो याचिकाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की नजरअंदाजगी की वजह से या फिर उसमें
प्रशासन या शासन की मिलीभगत की वजह से रखी रह जाती हैं। तो ऐसे में न्याय मिलना और ज़्यादा दुष्कर हो जाता है। यानी हम बात तो एक और ये करते हैं कि हमारी न्यायपालिका है, न्याय का सिस्टम है, सभी के लिए है, लेकिन वास्तविक अर्थों में न्याय जो है वो केवल और केवल अमीर आदमियों तक ही सीमित रह गया है। ये हकीकत है, गरीब आदमियों के लिए न्याय नहीं मिल पाता है। मेरे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे मैंने अपने करियर में एग्जाम्पल देखे हैं। देखिए मेरे कुछ चुनिंदा दोस्त जो हैं हाई कोर्ट में भी वकालत करते हैं, उनसे जो मेरी डिबेट भी होती है, बातें भी होती हैं, तो वही निष्कर्ष निकल के आते हैं। जो PIL वगैरह की अवधारणा जो बना दी है, ये बना दी है अवधारणा, ये अवधारणा ही है, ठीक है। यानी कि ये वास्तविक अर्थों में आप जो कहते हैं, मुझसे जो बहस करने आ जाते हैं कमेंट में कि नहीं PIL से हर गरीब आदमी को न्याय मिल जाता है, तो मैं आप कभी जाके देख लेना हाई कोर्ट में, या हाई कोर्ट तो छोड़ो, आप जिला अदालत पे देख लेना, वहाँ पे कितने गरीब लोग बैठे होते हैं, वहाँ पे कितने लोगों की PIL फाइल करवाई जाती है, आप देख लेना खुद, ठीक है। कितने लोगों को न्याय मिल पाता, नहीं मिल पाता न्याय। रसूखदार होते हैं, वो महंगे से महंगे वकील खरीद लेते हैं, महंगे से महंगे वकीलों को पैसे देते हैं और केस जीत जाते हैं। इसका एग्जाम्पल आपके सामने राम जेठमलानी है। राम जेठमलानी एक ऐसे व्यक्ति थे, यानी कि उनका एग्जाम्पल दिया जाता है, और राजनीतिक रूप से भी बहुत सक्रिय रहे राम जेठमलानी जी, अब तो नहीं रहे ये। तो ये ऐसा कहा जाता है कि भाई जब ये यहाँ पर जाते थे सुप्रीम कोर्ट में, इनके बारे में मैंने काफ़ी सारा पढ़ा है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते थे उनके सामने कुर्सी से खड़े हो जाते थे। क्यों हो जाते थे? क्योंकि सीनियर ही इतने ज़्यादा थे, और उन्होंने काफ़ी बार कहा भी था कि आपकी जितनी जज की उम्र नहीं है, उससे ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस भी है। तो हकीकत बात थी, और ये ऐसे ऐसे वकील थे जो कभी केस हारते ही नहीं थे, ठीक है। मतलब ऐसे कुछ वकील भी हैं, ऐसे ही हरीश साल्वे जी हैं। हरीश साल्वे जी ऐसे चुनिंदा वकील हैं जो केस हारते नहीं हैं। तो भारतीय लोकतंत्र में, यानी लोकतंत्र में, न्यायपालिका में कहूँ मैं, ऐसे ऐसे वकील में जो केस हारते ही नहीं है। अब आप सोच सकते हैं, जो मूवियों में दिखाया जाता है कि भाई ये वकील हैं, बड़े बड़े नामी वकील जो दिखाए जाते हैं, यानी जो व्हाइट कॉलर और ब्लैक कोट वाले वकील दिखाए जाते हैं, तो उन वकीलों की हकीकत आज भी है, समाज में व्याप्त है। यानी हम ये नहीं दरकिनार नहीं कर सकते कि समाज में ऐसे वकील नहीं है। जैसा कि दामनी मूवी में चड्डा जो वकील है फेमस है, ऐसे आज भी चड्डा पड़े हैं, ठीक है। काफ़ी बार आपको देखने को भी मिलेगा, अखबारों में पढ़ने को भी मिलेगा। बस आप लोग संकुचित दायरा जो आपने बना रखा है अपने आसपास, उससे बाहर निकल कर आइए, थोड़ा ब्रॉड वे में आप पढ़िए, तो आपको जानने को भी मिलेंगी चीज़ें। बस आप क्या है कि आप चुनिंदा बातें पढ़ लेते हैं, नहीं ये तो हो रहा है ऐसा, जो किताबों में होता है, रियल लाइफ में कुछ अलग होता है, ठीक है। किताबों में तो बहुत कुछ होता है, किताबों में बहुत कुछ सिखाया जाता है, बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है उसकी भी बात की जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें बातें करने का मेरा मकसद यही होता है कि आपका माइंड ओपन हो, ब्रॉड माइंड में सोचें आप। यानी किताबी जो कीड़ा है, किताब तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है उसे भी हम ध्यान में रखें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात बताई गई है कि भाई मिड डे मील वाली जो योजना थी, वो भी एक जनहित याचिका की फलस्वरूप ही स्टार्ट हुई, ठीक है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट इसमें लिख लेना, थर्ड पॉइंट करके, ठीक है, कि लिख लेना, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन जो मिड डे मील दिया जाता है, उसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप हुई थी, ठीक है। अब एक बताया गया है कैसे हुई, ठीक है, वो भी बताया गया है। देखिए यहाँ पर 2001 में अकाल पड़ा, और 2001 के अकाल में राजस्थान उड़ीसा में सूखा पड़ा, जहाँ पे लाखों लोग चपेट में आए, भोजन का भारी अभाव हो गया, सरकारी गोदामों में अनाज भरा पड़ा था, चूहे उन्हें चट कर रहे थे। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, NCERT में खुद लिखा है, ये गेहूं चूहों की भेंट चढ़ रहा था। यानी कि आप लोग स्टैंडर्ड बुक को ना माने, कम से कम गवर्नमेंट के सोर्स से उन्हें तो मान ही लिया कीजिए। स्टैंडर्ड बुक पर आप कहते हैं भाई स्टैंडर्ड बुक में बनाकर लिखा है, राइटरों ने बकवास लिखी है, कमेंट करके मुझे कहती हैं काफ़ी सारे अभ्यर्थी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के सोर्सेज तो मान लिया कीजिए, यहाँ पे साफ साफ है गेहूं चूहों की भेंट चढ़ रहा था, ठीक है। फिर बाद में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, PUCL ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। इसके तहत ये कहा गया कि अनुच्छेद 21 में यहाँ पर ये कहा गया कि जीवन के मौलिक अधिकारों में भोजन का अधिकार भी शामिल है। अभी तक आपने ये पढ़ा था ऊपर अनुच्छेद 21 में कि स्वास्थ्य का अधिकार शामिल है, इसमें भोजन का अधिकार भी शामिल कर दिया, ठीक है। और राज्यों की दलील गलत कर दी गई, साबित कर दी गई कि उनके पास संसाधन नहीं है। उनसे ये कहा गया राज्यों से, सुप्रीम कोर्ट ने, कि आप सरकारी दुकानों या फिर बस्तियों, ठीक है, इसके अलावा बच्चों को दोपहर के भोजन की व्यवस्था करवाएं, ठीक है, क्योंकि आपके पास संसाधन पर्याप्त है, आप बहाना नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे करके मिड डे मील योजना की शुरुआत हो पाई, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, इसमें थोड़ा सा आप यहाँ पर केस के बारे में लिख लीजिए। यहाँ पर आप कैसे कहानी है, कहानी में लिखिए, केस के बारे में लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लेना कि पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज नामक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की, ठीक है। और याचिका में कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के मौलिक अधिकारों में भोजन का अधिकार भी है, ठीक है। इसमें इतना नोट कर लेना, आप समझ जाएंगे थर्ड के सब पॉइंट के रूप में से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो आपने देख लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखा गया है, आम आदमी के लिए अदालत तक पहुँचना ही न्याय तक पहुँचना होता है। यानी बात हकीकत है कि आम आदमी अगर अदालत तक पहुँच जाए तो वो न्याय तक पहुँच जाता है, ठीक है। यानी कि हम अदालत तक पहुँच जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। देखिए अगर किसी व्यक्ति ने दुर्भाग्यवश अगर न्याय प्रक्रिया देखी हो तो वो जानता होगा।
ऐसा नहीं है मैंने नहीं देखा है, मैंने देखा है इसे, तभी मेरा अनुभव है इसमें। पूरे पूरे दिन निकल जाता था कोर्ट में, पूरे पूरे दिन कोर्ट में बैठे रहो, सुनवाई तक नहीं हो पा रही है, टाइमिंग नहीं मिल पा रहा है, तो ये सब प्रक्रिया चलती है। ठीक है, यानी आप जो लोग झेले हुए नहीं है, जो लोग यहाँ पर इस चीज़ को प्रक्रिया से गुजरे हुए नहीं है, उन्हें आभास नहीं होगा। जो लोग इससे गुजरे हुए हैं, जो लोग जिनके परिवारों में खास करके जो है यहाँ पर कुछ किसी न किसी को लेकर मैटर हुए हैं, विवाद हुए हैं, उन विवादों के फलस्वरूप वो लोग कोर्ट वगैरह गए हैं, उन्हें पता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात है कि भाई केवल हम अदालत तक पहुँच जाए तो लगता है भाई न्याय मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया है अदालत ने ही संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने के बाद कहा गया कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है, और इस आधार पर क्या हुआ कि आपका मिड डे मील सभी लोगों को भोजन मुहैया करवाने के उद्देश्य से लागू करवाया गया, यानी सभी लोगों से मतलब बच्चों को। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एक फैसला और आया, ये था भाई झुग्गी झोपड़ियों के लिए। जैसे आपने देखा होगा झुग्गी झोपड़ियाँ कौन बसाता है, आपने सुना होगा कि शहरी जो अर्बन बस्तियां हैं, अर्बन बस्तियों में सबसे ज़्यादा जो रोजगार की तलाश में लोग कौन जाते हैं, ये रूरल एरिया के लोग जाते हैं, ग्रामीण परिवेश के लोग जाते हैं। ठीक है, ग्रामीण परिवेश के लोग, उन्हें लगता है भाई शहरों में जाएंगे, वहाँ पे रोजगार 2 पैसे कमाएंगे हम। ठीक है, जैसा कि आपने कोरोना पैंडेमिक के दौरान देखा, लाखों की संख्या में लोग बेघर हो गए, बेरोजगार हो गए, क्योंकि वहाँ शहर लॉकडाउन थे, कंपनियां चल नहीं रही थी, फैक्ट्रियाँ चल नहीं रही थी, तो लोगों ने वहाँ से पलायन स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, वहाँ पे शहरों में आसपास यहाँ पे जो है नालों वगैरह के आसपास, यहाँ पर थोड़ी बहुत यहाँ पर जो पगडंडियाँ वगैरह होती हैं उनके आसपास अपनी झुग्गी झोपड़ियाँ डाल लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, झुग्गी झोपड़ियाँ जो होती हैं वो अतिक्रमण बन जाती हैं। अतिक्रमण का मतलब ये होता है कि भाई यातायात वगैरह में बाधा वगैरह डालती हैं, तो ऐसे में काफ़ी बार उन्हें हटाने का फैसला लिया जाता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह कहा कि भाई ये जो लोग आते हैं ये भी रोजगार की तलाश में ही यहाँ पर आते हैं। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक संज्ञान लिया, यहाँ पर यह कहा कि भाई अनुच्छेद 21 में जीवन का जो अधिकार है, इसमें अब जीवन का मतलब केवल यहाँ पर केवल भोजन ही नहीं, स्वास्थ्य ही नहीं, यहाँ पर इन्होंने कहा जैविक अस्तित्व बनाए रखने की भी बात है। जैविक अस्तित्व का मतलब ये है कि आप कहीं से आपको जो है रोजगार भी मिले, रोजगार मिलेगा तो आप भोजन भी खरीद पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वो बात भी यहाँ पर कही गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट करके लिख लेना इसमें। देखिए इसी बारे में ये कोर्ट में केस किया था, ओल्गा बनाम यहाँ पे। ठीक है, तो आप अगला पॉइंट यहाँ पे लिख लेना, चौथा पॉइंट, कि ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम के मुकदमे में, ठीक है, न्यायालय ने, ठीक है, न्यायालय ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया। ठीक है, यानी कि न्यायालय ने, यहाँ लिख लेना कि ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम के मुकदमे में न्यायालय ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया। ये केस में इसलिए लिखवा दे रहा हूँ, पूछे गए हैं केस ये। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना, यहाँ भी लिख लेना, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का मतलब केवल जैविक अस्तित्व बनाए रखने से कहीं ज़्यादा होता है। इसका मतलब केवल यह नहीं है कि कानून के द्वारा तय की गई प्रक्रिया जैसे मृत्युदंड देने और उसे लागू करवाने। देखिए ये लाइन मत लिखना, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये वाली लिख लेना, यहाँ पर इसमें ये वाली लाइन मत लिखना, ये वाली लाइन हटा देना। ठीक है, ठीक है, यहां पर आप लिख लेना इसमें कि जीवन के अधिकार का एक आयाम ये भी है। ठीक है, यानी कि पहलू आजीविका का अधिकार भी है। जीवन के अधिकार का एक पहलू आजीविका का अधिकार भी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों यानी कि आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इसे जीवन के अधिकार में, ठीक है, यानी कि शामिल किया गया, अनुच्छेद 21 के तहत शामिल किया गया है। यानी अब क्या है कि भाई झुग्गी झोपड़ियाँ जो हटाई जाती हैं उनके लिए प्रॉपर प्रावधान बना दिया गया है, कहीं तो उन्हें रिहेबिलिट किया जाएगा, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। व्यवहार में आपने देखा होगा ये सब चीज़ें कह दी जाती हैं, वरना व्यवहार में नहीं होता। वरना जो आपकी बर्ड की सबसे बड़ी जो बस्ती है, जो दलित, जो आपकी बर्ड की सबसे बड़ी आप झुग्गी झोपड़ी बस्ती बोलते हैं, धारावी, मुंबई की सबसे बड़ी, मुंबई की नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी जो स्लम एरिया है वो नहीं होती। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप जानते हैं। अब देखिए वही सब चीज़ें लिखी हैं कि रोजगार खत्म हो जाएगा, ये सब चीज़ें आपने देखी हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा होगा जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसे मामले भी देखता है जिसमें क्या होता है, जिसमें मनमानी की गई हो, कत्ल केस वगैरह होते हैं, उनमें वो भी देखता है। यानी न्याय तक आम लोगों की पहुंच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा यह है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालतें कई साल लगा देती हैं। इसी देरी को ध्यान में रखते हुए अक्सर यह कहा जाता है कि इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल। ये हकीकत बात है, इंसाफ में देरी का मतलब ये है कि इंसाफ का कत्ल ही होता है, यानी बहुत साल लग जाते हैं। अब एक कांड है, इस कांड के बारे में यूपी के ज़्यादातर बासिंदे इससे अवगत होंगे, वैसे तो राष्ट्रीय स्तर का कांड है, ये पीएसी कांड के नाम से फेमस है ये। ठीक है, यानी जो यूपी पीएसी है, प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी जिसे बोलते हैं, ठीक है, सशस्त्र सैनिक बल यूपी का जो है, तो भाई इसने एक कांड किया था। ये जो कांड हुआ था ये 22 मई 1987 को कांड हुआ था। ठीक है, मेरठ में एक जगह है, हाशिमपुरा इलाका है ये।
यहाँ से इन्होंने कुछ मुस्लिम परिवारों में से मुस्लिमों को, यहाँ पर क्या हुआ था बेसिकली, यहाँ दंगा हुआ था इस एरिया में। इस एरिया में पहले दंगा हुआ। दंगे के फलस्वरूप क्या हुआ था, पीएसी के कुछ जवानों ने अपने ट्रक में, यानी पीएसी के ट्रक होते हैं वहाँ पर, उन लोगों को ट्रेस कर लिया, उठा लिया मुस्लिम बस्ती में से, और उठाने के बाद एक नदी के समीप ले जाकर इनमें लाइन से खड़े करके इनमें गोली मार दी गई थी। अगर आप इसकी कहानी उठा के देखेंगे तो ये हुआ था। तो गोली मारने के फलस्वरूप क्या हुआ था, उसमें से कुछ लोग जो थे वो डेथ हो गई थी, 1-2 बच भी गए थे। उसके तुरंत बाद क्या था, वहाँ पे पुलिस की गश्ती गाड़ी, पुलिस गश्त कर रही थी, उसने देखा कि भाई नदी के किनारे कुछ लोगों के रोने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं, तो लोग वो वहाँ पर गए। ऐसे करके पता चला कि भाई पीएसी की गाड़ी ने कत्लेआम मचाया है। तो ऐसे करके यहाँ पर इस मामले में, ये जो मामला घटित हुआ था 1987 में घटित हुआ था, इस मामले में लगभग 31 साल लग गए, 31st ईयर, यानी 31 साल लग गए। अब आपको तो अनुमान लगा सकते हैं 31 साल तक चला मामला, और 31 साल के बाद तब यहाँ पर उच्च न्यायालय ने आरोपियों को दोषी ठहराया। किसने से ठहराया? उच्च न्यायालय ने, यानी अभी भी सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन अभी बाकी है, ठीक है। यानी दोषियों के पास सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन अभी भी बाकी है। तो सुप्रीम कोर्ट को पहुंचते पहुंचते 50 साल पूरे हो जाएंगे, और 50 साल का मतलब ये है कि पीएसी के जो जवान, जो उन्होंने 31 साल पहले जो कृत्य किया होगा, वो तो ऊपर जा चुके होंगे। तो न्याय का क्या मतलब रह जाएगा? यानी कि यहाँ पर 31 साल पहले जो कांड हुआ, यानी कि यहाँ पर पीएसी के जवानों की जो उम्र रही होगी उस समय, हम मान सकते हैं 25 से लेकर 35 साल की मध्य उम्र रही होगी, ठीक है। यानी कि जहां पर इन्हें जो जजमेंट पर पहुंचे, दोषी करार दिए गए, पूरा सर्विस पूरी कर ली, यानी इन्होंने अपनी लगभग सर्विस पूरी कर ली, रिटायर्ड हो गए, रिटायर्ड होने के बाद ये फैसला आया, तो क्या इसका अर्थ बचा? कोई अर्थ नहीं बचा, ठीक है। यानी इन्होंने अपनी सर्विस भी पूरी अच्छी खासी कर ली, और सर्विस पूरी करने के बाद फैसला आता है, यानी जब हमारी उम्र 70 से ऊपर पहुंच गई तो फैसला आ रहा है। उसके बाद भी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का विकल्प है, सुप्रीम कोर्ट में जाते 10-12 साल और लग जाएंगे, तब तक तो 80-85 भी आदमी चला ही जाता है, ठीक है। तो फिर न्याय का मतलब क्या रह जाएगा? तो ये एक कहानी नहीं है, ये तो केवल एक यहाँ पर एक झलक दिखाई गई है। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, और हर राज्य की कहानियां हैं, ठीक है। यहाँ तो कुछ चुनिंदा जो कहानियां हैं वो बस आपके सामने पेश की गई हैं कि ऐसा भी होता है। और तभी आप लोग जो मुझे बार बार कमेंट में कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, रियल लाइफ की कहानियां यहाँ से देखिए। ये गवर्नमेंट की सोर्स है, गवर्नमेंट की बुक है, गवर्नमेंट की बुक खुद एक्सेप्ट कर रही है ये बात, ठीक है। ये गवर्नमेंट की बुक जो है खुद एक्सेप्ट कर रही है, और आपको ये मानना भी पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब बातें हैं, बातें होती रहेंगी, बातें बहुत सारी हैं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ समाप्त हो जाता है। देखिए, फिर भी मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, देखिए न्यायपालिका हमारे लिए साधन है, मानते हैं न्यायपालिका हमारे लिए अंतिम विकल्प है, लेकिन विकल्प तभी है जब आपकी जेब में पैसे हों। अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है तो न्यायपालिका के विकल्प के तौर पर देखना बिल्कुल बेमानी है, व्यर्थता है, ठीक है। ये जो लोग भुक्तभोगी हैं, जो लोग भुगत चुके हैं, वो जानते हैं अच्छे से। आप मान सकते हैं, आप जिला अदालत पर केस लड़ सकते हैं, हाई कोर्ट तक केस लड़ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ने में आपको पता चल जाएगा क्या होता है। यानी कि तमाम लोगों की मैंने देखा है, केस लड़ते लड़ते पूरी प्रॉपर्टी बिक गई, सड़कों पर आ गए, ये हाल हुआ है, ठीक है, केस के चक्कर में। आप ऐसे मेरे सामने यानी 85 एग्जाम्पल हैं, ठीक है, मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने। और आप अगर अपने नियर बाई समाज में भी देखें तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर भी हम हमारी एक अंतिम यहाँ पर साधन तो है ही है, जो कि न्यायालय है, ठीक है। तो हम अंतिम हमारा आस्था का प्रतीक भी है, जो हमारे साथ अगर कोई गलत बात होगी तो हम न्यायालय जाएंगे, लेकिन न्याय मिल पाएगा हमें, ये कहना बड़ा मुश्किल है। ये जैसे हालात यहाँ पे आपकी किताब में आपके साथ साझा किए गए, जैसे एक्सपीरियंस आपके साथ साझा किए गए, उन एक्सपीरियंस के आधार पर तो यही लगता है कि न्याय पाना बहुत ही ज़्यादा कठिन है भारतीय लोकतंत्र में। तो मेरा मानना तो यही है कि न्याय प्रक्रिया को और थोड़ा इसे चेंज करने की ज़रूरत है। न्यायालयों में जो बर्डन बढ़ा हुआ है, उस बर्डन को कम करने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि लोगों को टाइम पर न्याय मिल सके। तो चलिए, आज के लिए बस नहीं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। देखिए, मेरी कुछ रायें जो होती हैं वो सामाजिक रूप से भी होती हैं, यानी कि मैं ये चाहता हूं कि आप लोग भी उस सामाजिक उद्देश्य, सामाजिक दायरे से भी सोचा करें, किताबी ज्ञान से थोड़ा हटकर सामाजिक दायरे से भी सोचें। इसलिए मैं अपनी अभिव्यक्ति यहाँ पर दे देता हूँ। मेरा यहाँ पर किसी के प्रति किसी को ठेस पहुँचाने का उद्देश्य नहीं होता है, न ही मैं संविधान का उल्लंघन कर रहा हूँ। मुझे भी अपनी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता मिली है, बोलने की आज़ादी मिली है, मैं उसका प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कुछ लोग मुझे संविधान सिखाने आ जाते हैं, कुछ लोग मुझे कानून सिखाने आ जाते हैं। देखिए, मेरे पास मैंने सब देख रखा है, सब जानता हूं मैं, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पर जो हकीकत बोल रहा हूँ, बयां कर रहा हूँ, तो वो गलत नहीं है। अब वो अलग बात है कि आप उसे एक जो है यानी केवल सिंगल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, केवल सिंगल एस्पेक्ट से देखते हैं, और मैं उसे सभी एस्पेक्ट से देखता हूँ, ठीक है। यही अंतर है आपकी और मेरी सोच में है। अब देखते हैं भाई मेरी जैसी सोच वाले कितने लोग यहाँ पर पढ़े हैं। तो चलिए, आज के लिए बस नहीं। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।